निश्चय आईएएस के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 3 मई 2020 के द हिंदू अखबार के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 1 के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के भारत में राज्य सरकारों के वित्तीय स्थिति से संबंधित है। ये राज्य सरकार के वर्तमान कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी के समय में वित्तीय स्थिति के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अस्थिर है, अनस्टेबल पोजीशन पे है। राज्य सरकारों को धन के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है ताकि केंद्र से धन का हस्तांतरण समय पर हो सके। अगर हम राज्यों के कुल राजस्व की बात करें तो राज्यों के कुल राजस्व में उनके स्वयं के द्वारा कर से अर्जित राजस्व का हिस्सा आधे से भी कम होता है, यानी कि स्टेट के द्वारा जो टोटल रेवेन्यू अर्जित किया जाता है उसमें से आधे से भी कम उनके द्वारा स्वयं कर से अर्जित राजस्व का होता है। तो यह चीज़ समझना जरूरी है, जिससे कि यह पता चलता है कि राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर कितनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में बताया कि राज्यों के कुल राजस्व में सेंट्रल ट्रांसफर्स यानी केंद्र के द्वारा हस्तांतरित धन का हिस्सा का प्रतिशत लगभग 47.5% है, 47.5% है। अब इसमें आगे देखें कि स्टेट के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा जो स्वयं से अर्जित कर राजस्व है उसमें 90% से भी अधिक हिस्सेदारी किन क्षेत्रों की है? तो शराब बिक्री, पेट्रोलियम पदार्थ, स्टाम्प ड्यूटी यानी मुद्रांक शुल्क और गाड़ियों के वाहनों के पंजीकरण से अर्जित कर, यह राज्यों के द्वारा स्वयं के कर राजस्व का 90% हिस्सा होता है, 90% हिस्सा होता है। अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जहाँ की इकोनॉमिक लॉकडाउन है, कुछ क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में बड़ा पार्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड है, यानी आर्थिक गतिविधियाँ वो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर, जिसके कारण की शराबबंदी है, लीकर के दुकान बंद है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग घटी हुई है, स्टाम्प शुल्क के द्वारा अर्जित कर में भी कमी आई है, साथ ही साथ वाहनों के पंजीकरण में भी अभी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण और राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का 90% इन क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होने के कारण अभी स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेट का जो वित्तीय स्थिति है वो अस्थिर है। परंतु यह भी देखें कि एक तरफ तो उनके राजस्व कम होते जा रहे हैं राज्यों के, परंतु दूसरे तरफ उनके ऊपर अधिक स्पेंडिंग का भी दबाव है, यानी कि अधिक खर्च करने का भी दबाव है। वह किस प्रकार से? तो उन्हें जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, सुभेद वर्ग हैं, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभ पहुंचाने का भी दबाव है, ये उनका दायित्व भी है। साथ ही साथ अभी कोरोना वायरस महामारी का सामना करने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करने का दबाव है। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त व्यय अभी के समय में करना पड़ रहा है, जो कि जांच के संदर्भ में, क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी सुविधाओं को बढ़ाना और इलाज के लिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार करना। तो इन क्षेत्रों में राज्यों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ बाजार में आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण उनका स्वयं का जो कर राजस्व है वो सीमित हो गया है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा कुछ मांग की जा रही है, राज्यों के द्वारा केंद्र से कुछ मांग की जा रही है वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए। सबसे पहले वो यह कह रहे हैं कि जो जीएसटी कंपनसेशन केंद्र को राज्यों को देना पड़ता है, जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि, उसके हस्तांतरण में गति लाई जाए, उसको स्पीड अप किया जाए। दूसरा कि जो राजकोषीय घाटे की सीमा है 3% से बढ़ाकर लगभग 4.5-5% तक कर दी जाए, जिससे कि और ज़्यादा धन राज्यों को उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि फिर केंद्र सरकार और अधिक व्यय कर पाएगी और राज्य सरकार भी अपने हिस्से से व्यय अधिक कर पाएगी। इसके साथ राज्यों का एक मांग यह भी है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस की भी सीमा को और बढ़ा दिया जाए। हाल में भारत के रिजर्व बैंक ने WMA लिमिट को बढ़ाया था, परंतु राज्यों का कहना है कि वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है? तो यह आरबीआई के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
एक सुविधा है, एक व्यवस्था है जिसे कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, जहां पर कि अगर सरकारों के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यानी उनके द्वारा अर्जित आय और उनके द्वारा किए गए व्यय में मेल ना हो, मिसमैच हो, तो वैसी परिस्थिति में जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो रिजर्व बैंक के द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों को शॉर्ट टर्म के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस आर्टिकल का महत्व केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में वित्तीय संबंध को लेकर है, फाइनेंशियल, आप इसको फिस्कल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद के संदर्भ में देख सकते हैं। किस प्रकार से टैक्स रिवेन्यू के सेंट्रलाइजेशन के कारण, जो कि आपको जीएसटी रेजिम में एक बड़ा मतलब कि इसकी आलोचना भी की जाती रही है कि इससे टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन का केंद्रीकरण हो गया है, वैसी परिस्थिति में राज्यों की खुद से कर द्वारा राजस्व अर्जित करने की क्षमता सीमित हुई है। तो आप इसको जीएसटी के भी संदर्भ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इससे राज्यों के द्वारा स्वयं के कर अर्जित करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्यों की जो अस्थिर वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय राज्य के सरकारों के ऊपर यह वित्तीय संकट के रूप में सामने आया है। तो यह आपके पेपर 3 से रिलेटेड है, ये भारत की अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड है, और पेपर 2 में आपको यह राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध जिसमें कि वित्तीय संघवाद भी आता है उससे भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हिंदू के पेज नंबर 13 पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया था। ऐसे तो हालांकि यह बांग्लादेश के संदर्भ में दिखता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश के बारे में फोकस करके बात की गई है, लेकिन विकासशील देशों के बारे में भी आप इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो विकासशील देशों को माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा भेजे गए रेमिटेंसेस हैं उससे जोड़कर देख सकते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाल सकते हैं। तो जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो कई बार आप पर्टिकुलर आर्टिकल से भी जनरल यानी कि सामान्य बिंदुओं को निकाल सकते हैं और उसका उपयोग अपने एग्जाम के लिए, उत्तर लेखन के लिए कर सकते हैं। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि विकासशील देशों को जो विप्रेषित धन होता है यानी कि प्रवासी मजदूरों के द्वारा भेजा गया धन, जिसे कि हम रेमिटेंसेस भी कहते हैं, तो उसमें गिरावट आ रही है। उसमें गिरावट विश्व के हर क्षेत्र से आ रही है, जहां पर कि भी विकासशील देशों के प्रवासी मजदूर या प्रवासी कामगार रहते हैं, वहां पर धन कमाकर वापस अपने देश भेजते हैं। अभी आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व में है, खासकर विकसित देश जो कि कोरोना वायरस के कारण काफी ज्यादा संकटग्रस्त हैं, वहां पर नंबर ऑफ इन्फेक्शन केसेस की संख्या बहुत अधिक है, नंबर ऑफ डेथ की संख्या बहुत अधिक है। तो वैसे डेवलप्ड मार्केट्स में, विकसित बाजारों में आर्थिक बंदी के कारण, मतलब इकोनॉमिक लॉकडाउन के कारण, वहां पर से प्रवासियों के द्वारा भेजे गए रेमिटेंसेस में भी काफी कमी आई है। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज के बाजारों में, क्योंकि उनकी ज़्यादा निर्भरता तेल से अर्जित धन से होती है और तेल के दामों में अभी ऐतिहासिक गिरावट आई थी हाल फिलहाल में, जिसके कारण कि वहां पर से भी भेजे जाने वाला रेमिटेंसेस कम हुआ है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक स्तर पर प्रवासी मजदूरों के द्वारा विप्रेषित धन है उसमें लगभग 20% की गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में, कि इस गिरावट का प्रमुख कारण डिक्लाइन इन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब कि लोगों के, प्रवासी मजदूरों के वेतन में गिरावट और उनके रोजगार में गिरावट के कारण यह ओवरऑल रेमिटेंसेस में डिक्लाइन हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो निम्न एवं मध्य आय वर्ग वाले देश हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उसमें लगभग 19.7% ये रेमिटेंसेस में कमी आएगी, बाहर से प्रेषित धन में कमी आएगी। इसका प्रमुख कारण विकसित बाजारों यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, ऐसे देशों में रह रहे प्रवासी मजदूर, इनके द्वारा रेमिटेंसेस जो भेजा जाता है उसमें सीधा सीधा इस स्लो डाउन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। तो दक्षिण एशिया के जो प्रवासी कामगार इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भेजे गए रेमिटेंसेस में इस स्लो डाउन के कारण
सीधा सीधा जो है इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि पश्चिम एशियाई देशों में भी गिरते तेल के दामों के कारण वहाँ के प्रवासी मजदूरों के द्वारा भेजे गए रेमिटेंसेस में भी कमी आएगी। तो एक तरफ तो डेवलप्ड नेशंस में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, और दूसरी तरफ जो पश्चिम एशिया के देश हैं जहाँ पर कि भारत के लगभग 90 लाख लोग यानी कि 9 मिलियन एक्सपैट्रिएट भारत के प्रवासी मजदूर वहाँ रहकर कार्य करते हैं गल्फ क्षेत्र में और वेस्ट एशियन पश्चिम एशिया के अन्य देशों में। तो इस आर्टिकल में ऐसे प्रवासी मजदूरों के सहयोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस की बात कही गई है, मतलब एक मजबूत कारण बनता है कि विश्व में वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों को आपसी सहयोग के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को सहयोग करना चाहिए। किस प्रकार का सहयोग? तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को और बेहतर बनाकर, आवास संबंधित सुविधाओं तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाकर, और अन्य जो सामाजिक सेवाएं हैं उस तक उनका एक्सेस यानी उनकी पहुंच और बढ़ाई जाए। एक महत्वपूर्ण बात जो इस आर्टिकल में की गई है कि जॉब लॉस के कारण यानी कि रोजगार के नुकसान के कारण प्रवासी मजदूरों में एक आशंका तो है ही, साथ ही साथ उन्हें भविष्य में मिलने वाले नौकरियों को भी लेकर अनसर्टेनिटी है और निश्चितता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी के एक मध्य एवं लंबे दौर तक रहने की आशंका जो है विश्व भर में जताई जा रही है, उसके कारण अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का दौर ऐसा बताया जाता है कि कुछ लंबे अंतराल तक चल सकता है। वैसे में जो प्रवासी मजदूर इन देशों में रहकर कार्य कर रहे थे उन्हें स्थानीय लोगों से और अधिक प्रतिस्पर्धा नौकरियों के लिए करनी पड़ सकती है। दूसरा बिंदु यह है कि उन्हें वेतन में कटौती और साथ ही साथ अन्य सुविधाओं में भी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फ्यूचर में यानी भविष्य में नौकरियों को लेकर एक अनिश्चितता भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक संकट का कारण बन चुका है। तो इस आर्टिकल का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन से है, जो कि आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 का हिस्सा है जीएस का, जिसमें कि आप भारत एवं विकसित एवं पश्चिम एशिया के अन्य देशों के बीच में संबंध के बारे में जब चर्चा करें तो वित्तीय संबंध, आर्थिक संबंध के क्षेत्र में इसकी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा का सोशल और कल्चरल भी एक कनेक्ट होता है। जिन देशों में यह निवास करते हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक भी इनका एक संपर्क होता है। पीपल टू पीपल कंटेक्ट के भी संदर्भ में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो प्रवासी मजदूरों के द्वारा रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं दूसरे देशों से, वह भारत के फॉरेक्स में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी एक अच्छा खासा योगदान करता है। तो अगर बाहर से रेमिटेंसेस में कमी आती है तो भारत के भी फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के भी अर्थव्यवस्था से जोड़कर इसको पेपर 3 से इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा का जो आर्थिक गतिविधियों से अर्जित धन है और रेमिटेंसेस है उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप उसके संदर्भ में इसको देख सकते हैं। जहां तक वैश्विक सहयोग की बात है जो कि आपके पेपर 4 एथिक्स का एक टॉपिक है, तो वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में जो हमने यहाँ पर सपोर्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स की बात की, देशों के द्वारा आपस में मिलकर ऐसे संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों के सहयोग की बात की, तो इसकी चर्चा आप पेपर 4 के संदर्भ में ग्लोबल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स के टॉपिक से जोड़कर कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर। डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अभी वर्तमान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर कुछ संकट, कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड हाउस है, कंपनी है, उसके द्वारा 6 ऋण योजनाओं को की एब्रप्ट वाइंडिंग यानी कि असामयिक समाप्ति के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में, उत्पन्न स्थिति के बाद आशंकाएं जो बाजार की हैं उसके कारण यह संकट उत्पन्न होता दिख रहा है। इस संदर्भ में एक बड़ा लंबा आर्टिकल द हिंदू में आज आया है, उसकी चर्चा करें। इसमें यह बताया गया है कि अभी के समय में कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों के ऊपर ऋण मुक्ति का दबाव है। ऋण मुक्ति का दबाव इसलिए है क्योंकि बाजार में कई कंपनियां कार्य नहीं कर रही, उत्पादन बंद है, और वैसी कंपनियों का म्यूचुअल फंड बाजार में जो इन्वेस्टमेंट है तो उससे
इन्वेस्टर्स को लाभ नहीं हो रहा है और ऐसे कंपनियों के ऊपर, म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर रिडेम्पशन प्रेशर है। रिडेम्पशन प्रेशर का तात्पर्य होता है कि ऋण मुक्ति का दबाव। और ऋण मुक्ति का दबाव किस प्रकार से होगा? तो जो डेब्ट स्कीम है यानी कि ऋण योजनाएं हैं, उनको समाप्त कर, है ना, या उनको स्थिर कर। आरबीआई ने इसी संदर्भ में एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो की घोषणा की। इस स्पेशल लिक्विडिटी विंडो में 50,000 करोड़ रुपया बैंकों को सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउसेस के यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मतलब नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह राशि बैंकों के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। यानी कि आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो इस समस्या को, इस संकट को देखते हुए 50,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो की व्यवस्था की है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका जो कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट का तात्पर्य होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड समूह या कंपनी के द्वारा जो क्लाइंट के द्वारा किए गए निवेश का जो कुल मार्केट वैल्यू है, कुल बाजार कीमत जो है, उसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, जिसकी हम चर्चा प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण टर्म्स के टाइटल के अंदर आगे विस्तार से करेंगे। तो एफटीएमएफ ने जिन 6 डेब्ट स्कीम के अब्रप्ट वाइंडिंग की 6 डेब्ट स्कीम के का अब्रप्ट वाइंडिंग किया है, उसका कंबाइंड जो असेट अंडर मैनेजमेंट वैल्यू है वो 26,000 करोड़ है, 26,000 करोड़ है। अब इसमें देखें कि एफटीएमएफ को यह करने की स्थिति क्यों आई। तो एफटीएमएफ ने डेब्ट फंड को वाउंड अप यानी कि इसलिए समाप्त किया, इसलिए उसके ऊपर रोक लगा दी उसके ऑपरेशन संचालन पर, ताकि उनका जो कीमत है, उसमें जो निवेश का कीमत है, जो मूल्य है, वो वर्तमान स्तर पर बना रहे, कम से कम वर्तमान स्तर पर बना रहे और उसमें उससे आगे गिरावट ना हो, ताकि जो निवेशक हैं उनको और अधिक नुकसान ना हो। इसके कारण फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने उन 6 ऋण योजनाओं को असमय रोक दिया, समाप्त कर दिया। यह सिर्फ एक म्यूचुअल फंड समूह की बात नहीं है। हम अगर बाजार में देखें तो दूसरे फंड हाउसेस में भी इस प्रकार से जो निवल परिसंपत्ति मूल्य का ह्रास कुछ ऋण योजनाओं में देखा गया। नेट एसेट वैल्यू का ह्यूज इरोजन जो है, अच्छा खासा ह्रास, मतलब कुछ ऋण योजनाओं में देखा गया है। इसलिए यह भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक खतरे का संकट है, क्योंकि भारत में बैंकिंग व्यवस्था संकट के क्षेत्र से, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम से गुजर रही है। और ऐसे में एक और वित्तीय क्षेत्र में अगर कोई संकट उभरता है तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा समस्या के रूप में उत्पन्न हो सकता है। इस आर्टिकल में आगे एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह बताया गया है कि भारत में कुल जो म्यूचुअल फंड उद्योग है, उसमें टोटल ऋण योजनाओं के अंतर्गत जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम, वो लगभग 15 लाख करोड़ है। तो यह आपको आंकड़ा महत्वपूर्ण है कि एमएफ इंडस्ट्री के अंतर्गत जो भी ऋण योजनाएं हैं, उनमें असेट अंडर मैनेजमेंट जो है, उनका मूल्य 15 लाख करोड़ है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैल्यू इरोजन क्यों हो रहा है। वैल्यू इरोजन यानी कि इस प्रकार के डेब्ट स्कीम्स में वैल्यू इरोजन वर्तमान के समय में क्यों हो रहा है। आर्टिकल में बताया गया है कि वैल्यू का इरोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो ह्रास है, उनके कीमतों में ह्रास ऋण मुक्ति के दबाव के कारण हो रहा है और मार्क टू मार्केट लॉसेस के कारण हो रहा है। मार्क टू मार्केट लॉसेस एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मार्क टू मार्केट लॉसेस की अगर संक्षेप में बात करें तो यह किसी भी परिसंपत्ति के दिन प्रतिदिन मूल्य में ह्रास को मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। ऐसा माने कि अगर किसी भी परिसंपत्ति के असेट का कीमत आज कल की तुलना में घट जाता है तो उसे मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ह्यूज इरोजन जो यहाँ पर हो रहा है नेट एसेट वैल्यू में डेब्ट स्कीम का, उसका दो प्रमुख वजह बताया गया है। एक है रिडेम्पशन प्रेशर यानी कि ऋण मुक्ति दबाव, और दूसरा मार्क टू मार्केट हानि, मार्क टू मार्केट लॉसेस। और हम जैसे इसमें बात करते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंडों को ऋण मुक्ति के लिए या लाभांश भुगतान के लिए, है ना, अपने परिसंपत्तियों का 20% तक ही बोरो करने का यानी ऋण लेने का
ऋण लेने की छूट है। यानी कि अगर उनको ऋण मुक्ति के लिए या लाभांश के भुगतान के लिए नगद धन की आवश्यकता है तो वो अपने कुल परिसंपत्ति का 20% बाजार से ऋण ले सकते हैं, 20% बाजार से ऋण ले सकते हैं। एफटीएमएफ के बारे में अगर बात करें तो एफटीएमएफ के द्वारा दीर्घावधि प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था, जबकि सेबी का नॉर्म है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नियम के अनुसार जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड होते हैं, यानी बहुत ही कम अवधि के जो फंड होते हैं, जो निधियां होती हैं, उनमें केवल 3 से 6 महीने की ही टेनियर का यानी कि काल का बॉन्ड बेचा जा सकता है या उनमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन एफटीएमएफ के द्वारा दीर्घावधि प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के लिए केवल 3 से 6 महीने की अवधि के बॉन्ड नियत हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा जाए कि सेबी के द्वारा जो नियम, जो रेगुलेशंस जो रखे गए हैं, उसका भी वायलेशन एफटीएमएफ के द्वारा किया गया। तो अब इसका अगर हम महत्व देखें कि किस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर के स्वास्थ्य को लेकर यानी गुड हेल्थ को लेकर यह आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस किस प्रकार से एक अच्छा खासा संकट पूरे वित्तीय व्यवस्था में पैदा कर सकता है। यह आपके पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। और दूसरा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय क्षेत्र की जो विनियामक जो निकाय हैं उनके समक्ष इन्फोर्समेंट का या रेगुलेशन का क्या क्या समस्या है, तो आप इसका उदाहरण उसमें उल्लेखित कर सकते हैं। तो यह मूलतः आपके पेपर 3 से, इंडियन इकोनॉमी से और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनरिचिंग आर्टिकल है। यह उबुंटू के ऊपर बेस्ड है। उबुंटू दरअसल एक अफ्रीकन फिलॉसफी है, जीवन को लेकर एक अफ्रीकी दर्शन है, एक परंपरागत अफ्रीकन वर्ल्ड व्यू है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन वर्ल्ड व्यू है। उबुंटू का तात्पर्य होता है, अगर हम एक लूज टर्म्स में बात करें, मानवता। तो उबुंटू का अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो इसका अर्थ होता है आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं। तो यह एक सामूहिक मानवता का कंसेप्ट है, कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट है, जिसका अगर आप भारतीय संदर्भ में तुलना देखें तो वसुधैव कुटुंबकम से आप इसको के समान समझ सकते हैं। इसके ऊपर आपसे प्रश्न सीधा सीधा GS4 एथिक्स पेपर में पूछा जा सकता है कि उबुंटू फिलॉसफी क्या है, क्योंकि आपको उसमें जो नैतिकता के कई सिद्धांत हैं, कई प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि उबुंटू का धारक माना जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर उबुंटू के गुण मौजूद हों, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का तात्पर्य होता है उदारता। व्यक्ति में अगर उदारता है, अगर व्यक्ति में सत्कार का भाव है, अगर उसके अंदर सौहार्द का भाव है, करुणा है, और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर एंड केयर यानी कि अपने जीवन की वस्तुओं एवं आनंद को साझा करना, लोगों का देखभाल करना, अगर व्यक्ति के अंदर ये गुण मौजूद हैं तो उस व्यक्ति को अ पर्सन विथ उबुंटू यानी उबुंटू वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह उबुंटू का वर्ल्ड व्यू है, यह दर्शन जो है, इसके अंदर व्यक्ति में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो व्यक्ति में जेनरोसिटी यानी उदारता, सत्कार का भाव, सौहार्द, करुणा एवं लोगों की देखरेख और अपने वस्तुओं एवं आनंद को दूसरों के साथ साझा करने का भाव एट्रीब्यूट होता है। इसका एक मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति तभी बनता है जब वह दूसरे व्यक्तियों के साथ हो, यानी कि हम दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से ही एक पूर्ण व्यक्ति बन पाते हैं। यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के लाभ और उनका ध्यान करके, देखरेख करके, उनके प्रति करुणा और दया दर्शाकर ही हम एक संपूर्ण व्यक्ति बनते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह बताई गई है आर्टिकल में कि मनुष्यों का मूल्य जो है उनके इंट्रिंसिक वर्थ को लेकर होता है, यानी कि उनके अंतर्भूत जो खूबियां हैं, गुण हैं, वास्तविक मूल्य हैं, उनके कारण एक मनुष्य का वैल्यू होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल मार्कर्स के कारण। एक्सटर्नल मार्कर्स मतलब जो बाहरी उपलब्धियां हैं या जो बाहरी प्रतीक हैं, जैसे धन या सामाजिक प्रतिष्ठा या एम्बिशन यानी कि व्यक्ति के अपने लक्ष्य।
तो इस पर आधारित ना होकर व्यक्ति का अंतर्भूत और वास्तविक मूल्य जो है वह उसके मूल्य को, उसकी कीमत को तय करता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उबुंटू का है। अभी जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो पूरे विश्व को एक बड़े परिवार के रूप में देखना जो कि आपस में पारस्परिक प्रेम से जुड़ा हुआ हो और अंतर निर्भरता से जुड़ा हुआ हो, यानी कि हर कोई, हर समुदाय, देश, व्यक्ति, समाज आपस में इंटरडिपेंडेंस की भावना रखे, अंतर्निर्भरता की भावना रखे और पारस्परिक प्रेम की भावना रखे, जिससे कि विश्व एक मतलब बड़े परिवार के रूप में उभरता दिखता है। तो यह उबुंटू का सिद्धांत अगर हम वर्तमान के कोरोना वायरस महामारी में, पैंडेमिक के दौर में देखें, तो सबके अंदर यह अंतर्निहित उबुंटू व्याप्त है। हम सबके अंदर यह अंतर्निहित उदारता की भावना, करुणा की भावना होती है। आर्टिकल में बताया गया है कि हमें इसे अभी के समय में अनलॉक करने का जरूरत है, मतलब सामने लाने का जरूरत है और इसे व्यवहार में भी प्रस्तुत करना है, यानी हम इस दर्शन को अपने व्यवहार में लाएं। इसका महत्व आपके पेपर 4 से, एथिक्स के पेपर से सीधा सीधा जुड़ता है कि यह एक एथिकल प्रिंसिपल के रूप में, नैतिक सिद्धांत के रूप में उबुंटू का अर्थ क्या है। पहली बात तो यह। दूसरा कि उबुंटू में क्या क्या एट्रीब्यूट्स या क्या क्या गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, किस व्यक्ति को उबुंटू वाला व्यक्ति कहा जाता है, वैसे व्यक्ति के चारित्रिक गुण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। दूसरी बात ये। तीसरी बात यह कि उबुंटू सिद्धांत में व्यक्ति का जो महत्व है या उसका मूल्य है किस चीज पर आधारित होता है। तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि यह एक्सटर्नल मार्कर्स पर आधारित नहीं, व्यक्ति के अंतर्निहित, अंतर्भूत जो उसकी विशेषताएं, खूबियां हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। और मनुष्य का मनुष्य होना ही उसका एक वर्थफुल एग्जिस्टेंस है। तो और इसको भी अगर वर्तमान से जोड़कर हम देखें, इस सिद्धांत को अगर आपसे पेपर 4 में पूछा जाए कि उबुंटू का सिद्धांत वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में किस प्रकार से और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वर्तमान के कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में हम सबके अंदर जो अंतर्निहित उबुंटू है उसको अनलॉक करने की, बाहर लाने की आवश्यकता है। अभी हम जैसे देखते हैं कि विश्व के कई देशों में, हमारे देश में खुद में कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों के समक्ष संकट है और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें एकाकीपन का, अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनके अंदर एक प्रकार का फैटिग है, फियर है। तो ऐसे परिस्थिति में समाज में आपस में प्रेम, सौहार्द, करुणा और एक दूसरे से अपने समस्याओं को शेयर करना, अपने बूट्स को, अपने वस्तुओं को साझा करके हम इस पीड़ा को वर्तमान के समय में कम कर सकते हैं। तो इसका आपका सीधा संबंध एथिक्स के पेपर 4 से है और ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि उबुंटू के ऊपर सीधा निबंध आ जाए डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट निबंध नहीं भी आता है तो भी आप एक मानवीय सिद्धांत के रूप में उबुंटू को अपने निबंध में प्रस्तुत अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चर्चा करें प्रीलिम्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज के न्यूज़पेपर में सामने आए, जिनसे कि सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स परीक्षा में। पहला तो मार्क टू मार्केट लॉसेस। जो हमने डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड वाले आर्टिकल की चर्चा की, उसमें यह शब्द आया था कि क्या वजह है कि जो ऋण योजनाएं हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो उसको एब्रप्ट वाइंडिंग करने का जरूरत पड़ रहा है और उनमें उनके कीमतों में ह्रास क्यों हो रहा है। तो उसका एक कारण था मार्क टू मार्केट लॉसेस। तो मार्क टू मार्केट लॉसेस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जब किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यन जो है वह मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड के अनुसार होता है। यह एक प्रकार का अकाउंटिंग मेथड है, लेखा प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यन होता है, प्राइसिंग होता है। एमटीएम मेथड क्या है? तो एमटीएम मेथड में किसी भी परिसंपत्ति का मूल्य डेली बेसिस पर तय किया जाता है। डेली बेसिस टू रिफ्लेक्ट इट्स मार्केट प्राइस, यानी कि उसका जो वर्तमान में बाजार मूल्य है वह डेली बेसिस पर तय किया जाता है। तो अब जैसे देखें कि अगर किसी भी परिसंपत्ति के बाजार मूल्य में अगले दिन गिरावट आ जाए तो कहेंगे कि उसे मार्क टू मार्केट लॉस हुआ है। यानी कि एक बिजनेस डे, एक कारोबार दिवस के बाद अगर अगले दिन उसमें नुकसान हो जाता है, अगर उस परिसंपत्ति के बाजार कीमत में, बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है, तो हम उसे मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आज के मूल्य से अगर कल का मूल्य अधिक था, यानी कि कल का मूल्य से आज के मूल्य में अगर ह्रास हो गया किसी भी परिसंपत्ति का, तो उसे मार्क टू मार्केट लॉस कहेंगे। इसमें जैसे आगे हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि अगर किसी भी प्रतिभूति को एक तय
कीमत पर खरीदा गया हो, एक सर्टेन प्राइस पर खरीदा गया हो और मार्केट प्राइस जो है उसका बाद में कम हो जाए। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा और बाद में अगर उसका बाजार मूल्य अगले दिन घटकर 90 रुपया हो जाए तो कहेंगे कि उस प्रतिभूति को मार्क टू मार्केट लॉस हुआ है, जिसमें कि जो वो प्रतिभूति या परिसंपत्ति का धारक है उसे नुकसान होता है। इसी को मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। और इसमें क्या है कि अब उस परिसंपत्ति को अब नए बाजार कीमत पर मार्क करना पड़ता है, यानी कि अब नए बाजार कीमत को परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में मार्क किया जाता है, यानी निर्धारित और तय किया जाता है। इसी को हम मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। तो यह आपसे सीधा प्रीलिम्स परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क टू मार्केट लॉस क्या है। आगे बढ़ते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात हमने उसी आर्टिकल में, डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड वाले आर्टिकल में की थी। आइए देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। यह किसी भी म्यूचुअल फंड के द्वारा जो उसकी कुल परिसंपत्ति है या पूंजी है ना, ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ असेट और कैपिटल दैट अ म्यूचुअल फंड होल्ड्स, उसी को एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड समूह के द्वारा उसके परिसंपत्तियों एवं पूंजी का जो कुल बाजार मूल्य होता है, कुल जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है, उसी को हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वह परिसंपत्तियों में निवेश करता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड समूह के द्वारा किए गए निवेश का कुल जो मूल्य है, परिसंपत्तियों और पूंजी का कुल मूल्य है, ओवरऑल मार्केट वैल्यू, उसी को एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो प्रबंधक होते हैं, फंड मैनेजर, वह इन असेट्स का यानी कि परिसंपत्तियों से संबंधित और निवेश संबंधित फैसले वह निवेशकों के बिहाफ में करते हैं। यानी कि निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं और जो फंड मैनेजर होते हैं वो निवेशकों के बिहाफ में परिसंपत्तियों और अन्य जो निवेश संबंधित फैसले हैं उसका प्रबंधन करते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, समूह के लिए AUM जो है वह उनके आकार एवं सफलता का एक माप है, एक इंडिकेटर है। जितना अधिक आकार होगा किसी भी म्यूचुअल फंड के AUM का, यानी कि जितना उनके परिसंपत्ति और पूंजी का बाजार मूल्य होगा, उतना अधिक उन्हें बड़ा और उतना अधिक सफल माना जाएगा। ठीक है, तो इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कुल किए गए निवेश का जो मार्केट वैल्यू होता है, उसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और इसकी परिभाषा और जो इसका फॉर्मूला है, यह कंपनी दर कंपनी चेंज भी होता है, इसमें अंतर आता है। कोई इसका एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जब हम एसेट अंडर मैनेजमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ वित्तीय संस्थानों के द्वारा, जैसे कि बैंक, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे आप देखें कि बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड एंड कैश इन देयर कैलकुलेशंस, तो कुछ वित्तीय संस्थानों के द्वारा बैंक डिपॉजिट को, म्यूचुअल फंड को और नकदी को उनके कैलकुलेशंस में, यानी कि उस मतलब गणना में शामिल किया जाता है। कुछ कंपनियों के द्वारा जो कि डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट, यानी कि विवेकाधीन प्रबंधन के अंतर्गत जो निधियां आती हैं, राशि आती हैं, वहीं तक ये सीमित रहता है, सिर्फ उसी तक AUM सीमित रहता है, जहां की इन्वेस्टर, निवेशक जो है वह कंपनी को अपने बिहाफ पे कारोबार करने की अनुमति देता है। तो यह अलग अलग तरीके हैं जिससे कि AUM आपका कैलकुलेट होता है, उसकी गणना होती है। यह आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लिबोर रेट के बारे में। यह आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि लिबोर क्या है। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यह वैश्विक बाजार में शॉर्ट टर्म लोन्स हासिल करने के लिए एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है ना। यह बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिस पर कि जो प्रमुख वैश्विक बैंक हैं एक दूसरे को शॉर्ट टर्म यानी कि लघुकालिक, लघु अवधि ऋण देते हैं। यह बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। बेंचमार्क का तात्पर्य होता है जिसके ऊपर अन्य जो इंटरेस्ट रेट हैं वो आधारित हो। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जिस पर कि वैश्विक बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं। यह बैंकों के बीच में बोरोइंग कॉस्ट को, यानी कि ऋण लेने की लागत को इंडिकेट करता है। इसे कैलकुलेट और प्रकाशित कौन करता है, इसकी गणना और प्रकाशन इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के द्वारा की जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। यह अमेरिका, जॉर्जिया में स्थित है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज एक कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, और इसका कार्य
इन्वेस्टमेंट, निवेश, कारोबार, व्यापार, कमोडिटी एक्सचेंज, इन सब से संबंधित है। तो इसके द्वारा लिबोर का कैलकुलेशन और इसका प्रकाशन किया जाता है। यह भी आपको जानकारी महत्वपूर्ण है कि लिबोर रेट का कैलकुलेशन और पब्लिकेशन कौन करता है और यह क्या है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। यह 5 करेंसियों पर, 5 मुद्राओं पर आधारित है। यह भी आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। एक तो यूएस डॉलर है, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक। तो इन 5 मुद्राओं के ऊपर, करेंसियों के ऊपर यह आधारित होता है। अब देखें तो इसका महत्व यहाँ तक ही सीमित नहीं है। यह विश्व के बाजारों में बहुत प्रकार के, कई प्रकार